Hello and welcome to Inspiration IAS, a well-defined platform for learning various general study topics for UPSC and other state PCS examinations. This is daily news analysis by myself Rupak. यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड असम ट्रिब्यून जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से डेली करंट अफेयर कंपाइलेशन एक डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव वे में। दिस इज करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ February 2022। यहाँ पे डेडिकेटेड सीरीज होगा फॉर पर्टिकुलरली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन। डिटेल में जानेंगे हम क्या क्या मेजर इवेंट्स रहे इस महीने के लिए, फेबररी मंथ के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है। सो डिटेल में हम एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आप अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org पर। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस बोथ इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड इन ऑल आर एक्टिव सेंटर्स। डिटेल जानने के लिए आप कर सकते हो यहाँ पर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर आया आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस एज वेल फॉर बोथ जनरल स्टडीज एज वेल एज द सी सेट पेपर्स। आप जुड़ सकते हो पर्सनली मेरे साथ फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड अलॉन्ग विद दैट ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनरल स्टडी क्लासेस। ऑफ कोर्स डिटेल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉर एपीएससी मेंस 2022। आपको पता होगा रिसेंटली कंडक्ट किया गया एपीएससी मेंस 2022 का जो जनरल स्टडी जीएस 1 से जीएस 5 जो पेपर है कंप्लीट एनालाइज हम करने वाले हैं हमारे सेशन के दौरान। सो ऑफ कोर्स आप रजिस्टर कर सकते हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। जो पहला न्यूज़ है यहाँ पे हमारा देखिए एक जियो पार्क इंडिया में आ रहा है फर्स्ट टाइम एवर। इंडिया का पहला जियो पार्क जो है लाया जाएगा मध्य प्रदेश का जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप आपके सामने है। सो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। आपको पता है मध्य प्रदेश जो है पर्टिकुलरली हम जब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं अक्सर न्यूज़ में रहता है कई सारे यहाँ पे ऐसे वाइल्ड लाइफ पार्क सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है जो न्यूज़ में रहते हैं। सो यहाँ पे हम कोई बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात करें एक जियो पार्क के बारे में। जियो पार्क क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एनी एरिया विथ सम जियोलॉजिकल significance, now that significance can relate to some culture, that significance relate to some biological events like fossil formation। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। रॉक स्ट्रक्चर एंड फॉसिल्स जो है काफ़ी रीच है इस एरिया में। मैं बताऊंगा यहाँ पे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है देखिए। ऑन जनवरी 29 है 2022 लोकसभा जो एमपी है फ्रॉम जबलपुर राकेश सिंह जी, he had informed that Geological Survey of India has approved the establishment of country's पहला जियो पार्क एट लम्हेटा विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एरिया है ना लम्हेटा विलेज, ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली जो भेदाघाट एंड लम्हेता रीजियन है मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर टू थिंग्स। वन इज़ दे आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ फॉसिल स्ट्रक्चर्स एंड द सेकेंड थिंग इज़ दे आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ देयर मार्बल फॉर्मेशन। आपको पता होगा मार्बल फॉर्मेशन इज़ अ जियोलॉजिकल फिनोमेना जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन जो है दे मेटामॉर्फोज होकर मार्बल्स बनाते हैं। आगे बात करेंगे बट देन जो भेदाघाट लम्हेता रीजियन है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का, इसको कहा जाता है द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। कैनियन कहाँ पे बनता है, ऑफकोर्स जहाँ पे कोई रिवर गॉर्ज होगा। यहाँ पे रिवर गॉर्ज क्यों आएगा, तो आपको पता होगा जो नर्मदा रिवर है वो फ्लो होता है यहाँ से। तो नर्मदा रिवर जो है वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स को बनाते हैं, ब्यूटीफुल गॉर्जेस बनता है इस एरिया में एंड इसको कहा जाता है इंडिया का ग्रैंड कैनियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो ये करीब करीब 25 किलोमीटर का एरिया है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड यहाँ पे एक 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ ओवर अ लैंड ऑफ 5 एकड़ यहाँ पे एक पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। रीज़न क्या बताया जा रहा है देखिए, ये एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया है काफ़ी रीच है इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉसिल रिकॉर्ड्स। तो कई सारे डायनासोर के फॉसिल रिकॉर्ड इस एरिया में पाए गए हैं, मिले हैं यहाँ पर। एंड पर्टिकुलरली जो भेदाघाट एंड लम्हेटा रीजन है दिस इज़ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ इट्स और जो फॉसिल रिकॉर्ड्स है। सो पहला जो फॉसिल यहाँ पे आप देख सकते हो 1928 में पहला डायनासोर का फॉसिल यहाँ पे कलेक्ट किया गया था लम्हेटा रीजियन से। इस पिक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फॉसिल स्ट्रक्चर बना हुआ है कुछ इस तरह से। सो एक मैसिव रेप्टिलियन फॉसिल यहाँ पे
आप देख सकते हो। सो ये एरिया पर्टिकुलरली रिच है इन टर्म्स ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो मार्बल रॉक है, जो मेटामॉर्फोस रॉक है, मार्बल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेल दिस इज अगेन वेरी मच रिच इन टर्म्स ऑफ मार्बल्स, फाइलाइट, बीफ, क्वार्ट्जाइट एंड जो महाकोशल ग्रुप ऑफ रॉक है, वेल दीज आर वेरी मच प्रोमिनेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। वेल आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मार्बल रॉक से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? वेल द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मार्बल रॉक। मार्बल रॉक के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द ऑप्शन आर मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक formed when limestone is subjected to high pressure, while true marble forms from limestone. There is also dolomite marble which forms from dolomite. Marble is found all over the world. Well, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर आंसर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। वेल जियोपार्क्स क्या है मैं आपको बता रहा था। These are single unified areas with specific geological significance. Well देखिए, single unified geographical areas where or sites where landscape of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. Well these areas are known as geological parks. So एक single unified area जहाँ पर बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाता है एंड एजुकेशनल पर्पज से एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्पज से ये सिग्निफिकेंट होते हैं। वेल जियो टूरिज्म जो एक्टिविटीज़ है लाइक एक्सकर्शन and natural trails and then tour like guided tour, hiking etc., ये सारे इन एरियाज में अलाउड किए जाते हैं। वेल तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको ट्रैप कर सकते हैं क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट एक आ सकता है कि ये सारे जो एक्टिविटीज़ है जियो पार्क्स में अलाउ नहीं किए जाते हैं। सो आपको इस तरह से ट्रैप किया जा सकता है। वेल ऑल ओवर अगर हम ग्लोब में बात करें तो करीब 44 कंट्रीज़ में ऐसे जियोलॉजिकल पार्क्स एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। करीब करीब 161 ऐसे पार्क्स है जो ग्लोबली यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है। बट देन कह सकते हैं आप, अनफॉर्चुनेट बात है, इंडिया में फ़िलहाल अभी तक कोई यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज किया गया ग्लोबल जियोलॉजिकल पार्क एज ऑफ नाउ नहीं है। यूनेस्को का जो डेजिग्नेशन होता है ये करीब 4 साल के लिए रहता है। वेल वैसे होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, ABC कोई भी एक एरिया है, इस एरिया को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो जियोलॉजिकल पार्क तो आपका जो वैलिडेशन होगा वो करीब आपको 4 ईयर्स के लिए मिलेगा। सो आफ्टर 4 ईयर ये जो वैलिडेशन है ये आपका हो जाता है ख़त्म, तो इसी दौरान आपको इसको रिन्यू करना पड़ता है। सो यू हैव टू कीप ऑन रिन्यूइंग योर वैलिडेशन। सो इस तरह से जियोलॉजिकल पार्क को डेजिग्नेट किया जाता है एंड ऑफ कोर्स इससे सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, इससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो मैसिव टूरिज्म एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो। वेल यहाँ पे आपके लिए एक मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हो देयर आर ऑल ओवर ग्लोब। यहाँ पे जो रेड डॉट्स आप देख पा रहे हो ये सारे ऐसे जियोलॉजिकल पार्क्स है ग्लोबली अगर हम बात करते हो एज ऑफ 2022। ये डेटा यूनेस्को को के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। बट देन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इंडिया के अंदर आपको ऐसा एक भी जियोलॉजिकल पार्क फ़िलहाल दिखेगा नहीं। सो इंडिया का करंटली कोई ऐसा जियोलॉजिकल पार्क नहीं है। सो दिस इज़ जियोलॉजिकल पार्क एंड सबसे पहला पार्क अभी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाने वाला है। मध्य प्रदेश का जो लामहेटा रीजन है इस एरिया में, पर्टिकुलरली विलेज एरिया है, इस रीजन पर किया जाने वाला है एस्टेब्लिश। सो दिस इज द न्यूज़। वेल सेकेंड न्यूज़ इज इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। वेल अब देखिए मिलता जुलता वर्ड आपको दिख रहा है बट देन ध्यान रखिएगा दिस इज इको पार्क फॉर ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए एक पार्क बनाया जाएगा। पार्क मतलब क्या, देखिए जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है आप इन सारे वेस्ट को इस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया में आप कर सकते हो डंप। वेल ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? नरेला में एस्टेब्लिश किया जाएगा एंड पर्टिकुलरली बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सो दिल्ली के अंदर विद इन दी प्रीमिसेस आपका पहला ई वेस्ट पार्क एस्टेब्लिश किया जाएगा। आप देख सकते हो आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का। So Delhi government will build India's first electronic waste eco park in the national capital, which will include dismantling, segregating, refurbishing, storage, testing, plastic recycling and precious metal extraction facilities. So
एक ऐसा डंपिंग ग्राउंड इन द सेंस आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये इसको पार्क क्यों कह रहे हैं हम, डंप क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मान लीजिए अलग अलग रीजियन से विद इन द दिल्ली एनसीटी दिल्ली के अंदर से आप अलग अलग रीजियन से आप क्या कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, उन सारे वेस्ट को आप एक पर्टिकुलर एरिया में ला रहे हो, पार्किंग स्टेशन में ला रहे हो। सो दिस इज़ द एरिया, एंड यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो सारे गार्बेज आप कह सकते हो या फिर आप इसको ई वेस्ट कह लो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कह लो, तो इनको किया जाएगा डिसमेंटल, सेग्रीगेट किया जाएगा, रीप्रोसेसिंग किया जाएगा, रिसाइकलिंग किया जाएगा, दोबारा इनको यूटिलाइज करने लायक बनाया जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ई वेस्ट इको पार्क जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी एस्टेब्लिश करने वाले हैं नरेला रीजन में। अब देखिए ई वेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड इन टर्म्स these are the term which is used to describe old end of life or discarded electronic appliances. It includes their component, consumables and parts and space. वेल दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इनको, एक तो आईटी बेस्ड होते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल बेस्ड। सो बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आईटी एंड कम्युनिकेशन बेस्ड, एंड दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ई वेस्ट। इंडिया में अगर हम बात करें ई वेस्ट के बारे में, तो देखिए आपको पता होगा अभी कुछ टाइम से आपका जो ई वेस्ट जो रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग जो फैसिलिटीज़ है, आपको पता होगा, आपने नाम वर्ड सुना होगा ऐसा कुछ कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम के कुछ ऐसे आपने सुने होंगे, कुछ एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी आया था 2016 में। तो ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा। तो करेंटली क्या सिनेरियो है अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, देखिए तो इंडिया में करीब करीब एज ऑफ 1920 10 लाख टन से भी ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट होते हैं। आप देखेंगे 2017-18 के दौरान ये करीब 7 लाख के आसपास था। वेल तो क्लियर कट फिगर है कि जो ई वेस्ट है करीब 3 लाख टन का ई वेस्ट हमने 2-3 सालों में बढ़ाया है। तो हमारा जो डिसमेंटलिंग कैपेसिटी है उससे भी बढ़ना चाहिए था, बट जो डिसमेंटलिंग कैपेसिटी है वो करीब 7.82 लाख टन का ही है सिंस 1718। सो आप देख पा रहे हो जो वेस्ट है हम ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, और हमारे पास जो इसका डिसमेंटलिंग कैपेसिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये है काफ़ी लिमिटेड। सो दिस इज़ द इशू विद ई वेस्ट। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं देयर इज़ अ लैग इन टर्म्स ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल और डिसमेंटलिंग इन इंडिया। सो दिस इज़ अ पोटेंशियल हैज़र्ड अगर हम शॉर्ट टर्म पे बात करें ह्यूमन हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म में बात करें एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हैज़र्ड है। एस्टिमेशन है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर दिल्ली है, एनसीटी दिल्ली है, अकेले वो करीब करीब 2 लाख टन के आसपास ई वेस्ट जनरेट करते हैं एनुअली, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में। वेल यहाँ से आप सिग्निफिकेंस पता कर सकते हो क्यों हमें ई वेस्ट एक पार्किंग स्टेशन चाहिए दिल्ली में। सो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स, आप इनको मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। वेल ई वेस्ट इंपॉर्टेंस क्यों है, देखिए पार्क जो है ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है हम उनको डंप करेंगे, डिसमेंटल करेंगे, पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ हैजर्ड से बचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से सोचो, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से सोचो, तो यहाँ से इकोनॉमिक वायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। वेल एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वेस्ट जनरेट हो रहा है आप इसको ऐसे ही कहीं पे डंप कर देते हो, अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ हैजर्ड, यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं, जो मेटल्स यूज़ किए गए हैं, दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू। तो आप बेसिकली इसका इकोनॉमिक कॉस्ट अगर देखो तो अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल, मेडिकल एंड जो सोशल कॉस्ट है, इन सब के अलावा जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी काफ़ी मेजर है। सो ई वेस्ट पार्क से हम इन चारों डायमेंशंस को टैप कर सकते हैं, हम इनको एड्रेस कर सकते हैं इश्यूज़ को। तो यहाँ पे बेसिकली जो इको पार्क है सबसे पहले क्या होगा, देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा जो यूथ है उनको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनफॉर्मल सेक्टर है इनको फॉर्मल रिसाइकलिंग के साथ करेगा कनेक्ट। सो कहीं ना कहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है अभी तक जो इनको जो ई वेस्ट को ये रेगुलेट नॉट रेगुलेट एक्चुअली रिसाइकल कर रहे थे, तो उनको फॉर्मल रिसाइकलर के साथ कर दिया जाएगा कनेक्ट। ई वेस्ट इको पार्क जो है ये इनफॉर्मल ऑपरेटर को इन्वॉल्व करेगा इस इनिशिएटिव के दौरान या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंतर्गत। सो दे कैन बी इन्वॉल्व इन दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ सफिशिएंट नॉलेज बेस इन अ कलेक्शन नेटवर्क। तो बेसिकली अगेन इनफॉर्मल सेक्टर को किया जाएगा इन्वॉल्व।
सो अगेन यहाँ से एक और डायमेंशन निकल के आता है एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। सो अभी तक इकोनॉमिक हो गया पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, मेडिकल पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से, एंड ऑफ कोर्स देन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। सो इन सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हो। कोऑपरेशन विद इनफॉर्मल सेक्टर विल help to ensure availability of e-waste for processing. Informal sector will contribute to make formal units economically viable. Well, there will be end-to-end processing of e-waste and zero landfills will be ensured. तो again environmental degradation में अगर आप बात करेंगे तो जो land degradation है, particularly soil pollution, आप इस डायमेंशन को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। सो अलग अलग डायमेंशंस के साथ आप इसको ऐड करके आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हो इसको इस्तेमाल। वेल, इंडिया का जो सबसे पहला ई वेस्ट क्लिनिक है फॉर सेग्रीगेशन प्रोसेसिंग एटसेट्रा, ये आया था आपका भोपाल मध्य प्रदेश में, फॉर बोथ कॉमर्शियल एज वेल एज हाउस होल्ड ई वेस्ट। वेल, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जैसे कि मैंने आपको कहा था 2016 में बेसिकली एक अपग्रेडेशन आया। 2011 का हमारा सबसे पहला ई वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन रूल आया था, तो उसका एक अपग्रेडेशन आया था 2016 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया था नोटिफिकेशन। यहाँ पे कुछ प्रोविजंस रखे गए, मैं आपके लिए एक बार, ऑफ कोर्स ये आपने पढ़ा होगा, बट देन मैं आपके लिए एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जो सबसे पहला प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या कहा गया है, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो ये आपका लाइबिलिटी बनता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट से ई वेस्ट जनरेट होंगे उनको कलेक्ट करना आपका जिम्मेदारी होगा। सो द ओनर्स लाइज विद द प्रोड्यूसर। देन इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोड्यूसर ये सेट कर सकता है टू एंश्योर द कलेक्शन ऑफ ई वेस्ट। इसमें रखा गया है एक डिपॉजिट रिफंड स्कीम। डिपॉजिट रिफंड स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, देखिए जो प्रोड्यूसर है ना, वो एक चार्ज जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करेंगे तो आप उसमें एक चार्ज रखेंगे फॉर दिस कलेक्शन पर्पस। जब भी एंड ऑफ लाइफ होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो 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 लाइफ स्पैन है वो ख़त्म होगा, तो उस दौरान कंज्यूमर जो है वो रिटर्न करेंगे अपना जो वेस्ट जनरेट होगा उसको रिटर्न करेंगे प्रोड्यूसर को। बदले में जो प्रोड्यूसर है वो जो पैसे कलेक्ट किए थे, जो चार्जेस लगाए थे, जो कलेक्ट किया गया था, उनको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को ये रिटर्न कर देंगे। सो इससे दो फायदा होगा, प्रोड्यूसर को मिल जाएगा फंडिंग फॉर प्रोसेसिंग द ई वेस्ट जनरेटेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो कंज्यूमर है उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप जो ई वेस्ट है इनको यहाँ वहाँ ना फेंके, आप इनको एक प्रॉपर जो प्रोड्यूसर है उनको प्रोसेस कर दें। सो बेसिकली इसमें दो साइडेड आप देख सकते हो बेनिफिट आपको मिलेगा। द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल बॉडीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो दीज आर द मेजर प्रोविजंस जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत लाया गया था। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। वेल, द नेक्स्ट न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। देखिए आपको पूछ सकते हैं जी कि जो एक पर्टिकुलर नाम सामने आया है डेआर्क, जो इसका नाम है, इस एस इसका साइलेंट रहता है, जियाथेनेक। सो जो आपका डेआर्क जियाथेनेक ये जो है बेसिकली क्या है, देखिए ये एक फॉसिल है। वेल, फॉसिल आपको पता होगा, कोई भी प्रीवियस पास्ट लाइफ का जो रेमनेंट फॉर्म रहता है इनको फॉसिल्स कहा जाता है। वेल, ये है फॉसिल टिल डेट, माने जान जितना हमने अभी तक रिकॉर्ड पाया है, माना जाता है कि टिल डेट सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो है ये डिस्कवर किया गया है इसका फॉसिल। वेल, सो यहाँ पे ये मिला है लार्जेस्ट फॉसिल ऑफ बर्ड टुडे। टेरोसोरस जो है ये बेसिकली पहला वर्टिब्रेट है। वेल, दिस इज अ टेरोसोरस, न्यू स्पीशीज ऑफ टेरोसोरस जो डिस्कवर किया गया था, डियार जियाथेनेक। वेल, ये एक बर्ड स्पीशीज़ है, ऑफकोर्स आप देख सकते हो, एंड बेसिकली माना जा रहा है कि ये लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो इवॉल्व हुआ था। वेल, इसका फॉसिल डिस्कवर किया गया है अभी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर साइंस न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश करता है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ लार्ज साइज्ड टेरोसॉर अनअर्थेड इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में एक पर्टिकुलर एक एरिया आता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट एरिया है आपका आइल एरिया, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया था। वेल, जो टेरोसॉर्स है फर्स्ट वर्टिब्रेट है, ऑफकोर्स मैंने कहा है। वेल, देखिए यहाँ पे आप सोचोगे कि पहला ओके बर्ड है जो उड़ सकता था एंड काफ़ी मैसिव साइज का था, बट देन वो आया कहाँ से।
वेल देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है इवोल्यूशन के बारे में, सो आपको पता होगा जो बर्ड्स है ये इवॉल्व होते हैं रेप्टाइल से। रेप्टाइल जो है, जैसे कि आज के तारीख में आप जब रेप्टाइल कहते हो, स्नेक हो गया, टॉर्टोइस हो गया, क्रोकोडाइल हो गए, इनको आप रेप्टाइल के हिसाब से आप देखते हो। वेल तब जो रेप्टाइल थे, डायनासोर्स के बारे में हम बात करते थे। सो जो रेप्टाइल्स है, यहाँ से बर्ड इवॉल्व होते हैं। दो लीनिएज निकलता है एक बर्ड इवॉल्व होने का, एक होता है मैमल्स इवॉल्व होने का लीनिएज। तो दो लीनिएज यहाँ से निकलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। वेल करीब करीब 170 साल पहले, 100 नॉट 170 ईयर्स, 170 मिलियन ईयर्स पहले करीब करीब। तो यहाँ पर करीब करीब इस टाइम पीरियड के दौरान, तो यहाँ पर जो मिसोजोइक एरा है, पर्टिकुलरली जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड के टाइम दौरान, जो एज ऑफ रेप्टाइल के हिसाब से जाना जाता है, उस दौरान जो कुछ रेप्टाइल्स है ये इवॉल्व होकर बर्ड बने थे। वेल ये देखिए, हम मिलियंस ऑफ ईयर्स में हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दो साल में एक रेप्टाइल था, बड़ा सा डायनासोर था या टीरेक्स था, वो अचानक से बर्ड बन गया, एक विंग निकल के आ गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, ये होता है आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक मेजर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो जो सबसे पहला ऐसा रेप्टाइल से बना था बर्ड जो उड़ सकता था, सो दैट बर्ड फॉसिल वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन स्कॉटलैंड। सो दैट इज योर टेरोसॉर, जो पहला वर्टिब्रेट था टू गेन द फ्लाइंग एबिलिटी इवन 50 मिलियन ईयर बिफोर बर्ड। सो जो बर्ड का प्रिमिटिव एंसेस्टर है, ये यहाँ पर पाया गया है, एक जर्नल में पब्लिश हुआ था। वेल इसके बारे में लिखा गया है कि इट इज़ अ जायंट विंग क्रिएचर विथ एन एस्टिमेटेड विंग स्पैन ऑफ 2.5 मीटर दैट लिव्ड अराउंड 170 मिलियन ईयर्स एगो। सो करीब करीब आपका जो जुरासिक पीरियड से क्रिटेशियस पीरियड का जो ट्रांजिशन था, इस दौरान ये बर्ड इवॉल्व हुआ था। वेल सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। आपको पूछ सकते हैं साइंटिफिक नेम देकर कि ये क्या है या टेरोसॉर क्या है। टेरोसॉर्स आर दोज वर्टिब्रेट्स व्हिच कैन फ्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। यहाँ पे ये फॉसिल का आप देख सकते हो डायग्राम। वेल नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वेल यूनिप फ्रंटियर्स रिपोर्ट। वेल ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसको आप मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इसका आप इस्तेमाल, यहाँ से आप पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हो, पर्टिकुलरली जो आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्शन है यहाँ पे आंसर करने के लिए, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको आंसर करने के लिए आप यहाँ से उठा सकते हो पॉइंट। वेल जो एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है फ्रंटियर्स 2022 बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, जो फ्रंटियर्स रिपोर्ट है, नॉट फ्लैगशिप रिपोर्ट बट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिपोर्ट जो यूनिप के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 2022 का जो था, इस बार का थीम रहा नॉइस, ब्लेजेस एंड मिसमैच। तीन पर्टिकुलर एरियाज़ को इन्होंने कवर किया इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तीन चैप्टर्स यहाँ पे थे, आप देख सकते हो, तीन की चैप्टर्स थे यहाँ पे विद डिफरेंट पॉइंट पर्सपेक्टिव्स। एक तो था नॉइस पोल्यूशन को लेकर, पर्टिकुलरली जो अनबैलेंस्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे हाईलाइट किया गया। दूसरा जो है ब्लेजेस, जो फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट देखा हमने रिसेंटली, इसके ऊपर एक रिपोर्ट इन्होंने रखा चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में इन्होंने पर्टिकुलरली फोनोलॉजी के बारे में बात किया। वेल फेनोलॉजी जो है ये क्या है, एक बायोलॉजिकल रिदम होता है हर ऑर्गेनिज्म का, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। सो किस तरह से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है इन करंट कंटेक्स्ट। सो इन तीनों पर्सपेक्टिव से इन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था। सो वेल आप देख सकते हो, एक तो हो गया लिसनिंग टू द सिटीज़, यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात किया गया है। वाइल्ड फायर्स अंडर क्लाइमेट चेंज, देन फिनोलॉजी के बारे में इन्होंने बात किया है। क्लाइमेट चेंज इज शिफ्टिंग द रिदम ऑफ नेचर। सो जो एक बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है हर इंडिविजुअल के बॉडी माइंड पर, तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक को कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं अफेक्ट बिकॉज ऑफ आर एनवायरमेंटल चेंजेस, जो डिग्रेडेशन हम ला रहे हैं। वेल द फ्रंटियर रिपोर्ट इट आइडेंटिफाइज एंड ऑफर्स solution to three environmental issues: urban noise pollution, wildfire and phenological shift। तो तीन चैप्टर में आपका ये डिवाइड रहा था। लिसनिंग टू द सिटीज़, फ्रॉम नॉइजी एनवायरमेंट्स टू पॉजिटिव साउंडस्केप्स। बेसिकली ये बर्ड के बारे में कुछ यहाँ पे एम्फेसिस रखा गया था। बर्निंग इश्यूज़ में वाइल्ड फायर के बारे में, जैसे कि आपने देखा रिसेंटली कई सारे फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट, अमेजोन को हमने जलते हुए देखा है। सो जो फॉरेस्ट, मेजर फॉरेस्ट फायर है, जो कॉजेज रहे, एंड ऑफ कोर्स कुछ सोल्यूशन भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है। फिनोलॉजिकल जो शिफ्टिंग है इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। जो मेजर हाईलाइट्स एक एक करके बता देता हूँ। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पॉइंट्स डाल सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात किया गया है।
द अनवांटेड प्रोलॉन्ग्ड एंड हाई लेवल साउंड फ्रॉम रोड ट्रैफिक, रेलवे एंड लेजर एक्टिविटीज, तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज को भी इंक्लूड किया गया है यहाँ पे. दे इम्पेयर ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग. Chronic annoyance and sleep disturbance caused by traffic can result in severe heart disease and metabolic disorders. So well, direct point is straightforward, आप यहाँ से समझ सकते हो. well, यहाँ पे कुछ मेडिकल फिगर्स दिया गया था इस प्रोजेक्ट में. फिजिकली हम बात करें, proximity to very loud abrupt sound such as gunshot over 140 decibel, decibel is the unit of sound, आपको पता होगा, could rupture ears tympanic membrane, जो आपका टिम्पेनम होता है, जो आपका साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, उसको डैमेज कर सकता है, causing immediate hearing loss. Listening to music with earphone at a maximum volume ranging between 90 to 100 decibel at a eardrum could start to cause hearing damage after only 15 minutes per day. So इसको आप डायरेक्टली रीड कर सकते हो, कुछ मेडिकल फिगर्स दिया गया है यहाँ पे. सो दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट अर्बन नॉइज पोल्यूशन, बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल एंड ट्रैफिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो नॉइज पोल्यूशन होता है, उससे ह्यूमन हेल्थ क्रॉनिक रूप से जो है डिस्टर्ब हो सकता है. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम क्रॉनिक डिस्टर्बेंस, एक्यूट जो केसेस है, पर्टिकुलरली जो हार्ट पेशेंट्स है, उनके लिए काफ़ी मेजर एक प्रॉब्लम रहता है एक्यूट केस के बारे में अगर हम बात करें तो. वाइल्ड फायर के बारे में रखा गया है, क्या कहा है यहाँ पे देखिए, जो ट्रेंड है टुवर्ड्स द डेंजरस फायर वेदर कंडीशंस आर लाइकली टू इंक्रीज. रीजन क्या बताया जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस के वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग है एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, तो इनके चलते जो आपका फॉरेस्ट फायर जो अभी हमने रिसेंटली देखा, पिछले साल हमने देखा था, इनके जो इंसिडेंसेस है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं आगे जाकर. क्लाइमेट चेंज कैन प्रॉम्प्ट एक्सट्रीम वाइल्ड फायर जनरेटिंग लाइटनिंग, एंड इससे क्या होगा, एक फीडबैक लूप जनरेट होगा. वेल, सो कॉज एंड इफेक्ट वाला एक फिनोमेना यहाँ पे स्टार्ट होगा. So lightning that can ignite other fire beyond the fire front and creating so-called hazardous feedback loop. Well, इसको थोड़ा सा आप समझिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर. मतलब मान लीजिए किसी कोई एक जंगल है, यहाँ पे आग लग जाती है, तो आग लगने से आपका यहाँ से, क्योंकि मैसिव अमाउंट में अगेन ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगे, तो ऐसे में ये जाकर और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करेगा. वहाँ से और फ्यूचर में ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट फायर जो इवेंट्स है, फॉरेस्ट फायर इवेंट्स है, वाइल्ड फायर इवेंट्स है, इनमें हम और ज़्यादा इजाफा देख सकते हैं इन आने वाले टाइम पे. सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि एक फीडबैक लूप यहाँ पे जनरेट होगा. वाइल्ड फायर have also become more common in savanna ecosystem. Well, savanna एक टाइप का ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, आप अगेन बेसिक ज्योग्राफी है. सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, विच हैज़ अफेक्टेड ओवर 1/4 ऑफ स्पीशीज इन द सवाना इकोसिस्टम. वाइल्ड फायर सेल्डम स्प्रेड टू ट्रॉपिकल एरियाज. देखिए ट्रॉपिकल एरियाज में जो वाइल्ड फायर है उतना ज़्यादा स्प्रेड होता नहीं है, बट क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन के चलते जो ये जो लोअर लैटिट्यूडिनल जो एरियाज़ है, ट्रॉपिकल एरियाज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वॉल्नरेबल हो चुके हैं. फिनोलॉजिकल शिफ्ट में ये बात करते हैं कि जो टाइमिंग है, या फिर आप मान लो जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, द टाइमिंग ऑफ रिकरिंग लाइफ साइकिल स्टेज इज ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल फोर्सेस, हाउ स्पीशीज इंटरेक्ट एंड विद इन द इकोसिस्टम रेस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन. तो दिस इज ऑल अबाउट फिनोलॉजी. एंड फिनोलॉजी जो है बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल में जो फेज होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक XYZ स्पीशीज़ आप मान लीजिए, ये स्पीशीज़ किस टाइम पे रिप्रोड्यूस करेगा, किस टाइम पे इसका ब्रीडिंग सीजन होगा, स्पॉनिंग सीजन होगा, कब ये माइग्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जुड़े होते हैं डायरेक्टली. सो जब भी एनवायरमेंटल को चेंज आता है तो इनका जो फिनोलॉजिकल साइकिल है इनमें भी आ जाते हैं शिफ्ट. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. रिकमेंडेशन क्या रखा गया है, देखिए जो इंडिजिनस फायर मैनेजमेंट टेक्निक, इनको अप्रिशिएट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए. अ प्रिवेंटिव अप्रोच रादर देन रिएक्टिव अप्रोच बाय एंगेजिंग वॉल्नरेबल ग्रुप्स. सो जो वॉल्नरेबल ग्रुप्स है, पर्टिकुलरली लोकल इनहेबिटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको एकोमोडेट करते हुए आप स्ट्रेटेजी बनाइए. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फोकस लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है. एनहांस the capabilities, firefighting capabilities, institutional and infrastructural capabilities को बढ़ावा देने के बारे में बात कर रहे हैं. to focus on remote sensing capabilities such as satellite and ground based radar system. of course again ये directly link आप कर सकते हो जो आपका फोरकास्टिंग है, फ्यूचर फोरकास्टिंग है, उससे रिलेट कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस जो इस रिपोर्ट में रखा गया है.
So this is all about this news now. Green hydrogen policy. वेल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा ये न्यूज़ भी, एंड पर्टिकुलरली क्योंकि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट, एम्बिशियस टारगेट हमारा जो INDC, इसके तौर पे भी हमने रिसेंटली जो आपका COP26 था, ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कंडक्ट हुआ था, हमने अपने टारगेट्स को और बढ़ा दिया है। हमने नेट न्यूट्रलिटी के बारे में बात किया, 2070 का हमने टारगेट रखा हुआ है। सो ऐसे इसके चलते जो हाइड्रोजन मिशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये कोई नया मिशन नहीं है, 2021 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया था। वेल जो मिशन है इसका टू टू हेल्प द कंट्री टू अचीव अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। वेल ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन कलर का होगा। वेल देखिए ऐसी ऐसी बात नहीं है। ऑफकोर्स ग्रीन हाइड्रोजन जो है, आप हाइड्रोजन जब जनरेट करते हो ना, तो आप यूज़ करते हो एनर्जी, और वो जो एनर्जी है अगर वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रहे हैं तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उस हाइड्रोजन को हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इफ़ यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, देन दिस हाइड्रोजन विल बी नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। सपोज मान लीजिए आप हाइड्रोजन बनाते हो, आप वाटर को स्प्लिट करते हो, आप वाटर को तोड़ते हो, वाटर को तोड़ के यहाँ से हाइड्रोजन आप बनाते हो, और इस स्प्लिटिंग के दौरान आपने यूज़ किया कोल बेस्ड एनर्जी। सो ये तो ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहला सकते, क्योंकि आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स या क्लीन एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं अगर आप इसको सोलर एनर्जी का यूज़ करके आप करते हो, सो तब इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। वेल द जो जो एम है, आप थोड़ा सा फिगर इसका याद रख लीजिएगा, 2030 तक 5 मिलियन टन का हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज आवर टारगेट इन कॉन्सोनेंस विद दिस जो इनिशिएटिव है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर जो है, इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है February 17, 2022 में। जो पॉलिसी है क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? देखिए ऑफकोर्स मैंने आपको बताया है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइजर पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। वेल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो ऑफ कोर्स एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा हमने जो हमारा एम्बिशियस टारगेट है रखा हुआ है, तो 2070 तक हमें नेट न्यूट्रलिटी अचीव करना है। हमें अपना जो कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड इंटेंसिटी है इसको भी रिड्यूस करना है। वेल ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के बारे में ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है, तो मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा शिफ्ट रहेगा नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ, इसके चलते जो हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी है ये हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, विच इम्पोर्ट्स 85% ऑफ इट्स ऑयल एंड 53% ऑफ इट्स गैस रिक्वायरमेंट। वेल अगेन वन मोर थिंग, आपको पता होगा जो क्रूड है या फिर जो नेचुरल गैस है ज़्यादातर हम प्रोक्योर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। वेल अब जब भी मान लीजिए अभी रिसेंटली यूक्रेन के साथ हो रहा है रशिया का कन्फ्लिक्ट, तो इसके दौरान क्रूड का प्राइस अभी $100 पर बैरल से भी ऊपर चला गया है। तो इसके चलते इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्राइस हाइक, पर्टिकुलरली जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, प्राइस हाइक आप देख सकते हो। तो ये जो इशू है ये कहीं ना कहीं आप एड्रेस कर सकते हो बाय ensuring the energy security, and for this green hydrogen is a suitable option. To promote this clean fuel, India is considering making it mandatory for fertilizer plant and oil refineries to purchase green hydrogen. So this is what they're making it mandatory. Well, policy के बारे में बात करेंगे। ग्रीन एमोनिया को भी रखा गया इस पॉलिसी के अंतर्गत। देखिए इनिशिएटिव अलग है दोनों, बट ग्रीन एमोनिया इज अनदर ऑप्शन। ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन इज वेयर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एमोनिया इज 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री। वेल अगेन सेम चीज़ है। एमोनिया जो है ये केमिकल है जो बेसिकली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है। एमोनिया इटसेल्फ इज अ नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। ऑफ कोर्स आपको पता होगा, जो जैसे आप मान लीजिए यूरिया जो हम बनाते हैं वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में एमोनिया का यूज़ किया जाता है। वन वे ऑफ मेकिंग दिस एनर्जीज हैबर्स प्रोसेस। वेल ये मैंने पॉइंट आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको हैबर्स प्रोसेस के बारे में डिटेल तो नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जो हैबर्स प्रोसेस है ये बेसिकली अमोनिया प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया के लिए यूज़ किया जाता है। हैबर्स प्रोसेस यहाँ पे हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कराया जाता है रिएक्ट, तो इसके चलते बनता है NH3 जो एमोनिया का केमिकल सिंबल है। जो प्रोविज़न रखा गया है इस इनिशिएटिव में या फिर पॉलिसी के अंतर्गत,
Well, the government is offering to set manufacturing zones for production, connectivity to interstate transportation system on priority basis and free transmission for 25 years. Well, इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हो, ग्रीन हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस करना चाहते हो और आपने प्लांट जो है उसको बिठाया राजस्थान में. तो यहाँ से जो भी एनर्जी जनरेट होगा वो एनर्जी आप जो सोलर पावर प्लांट है मान लीजिए राजस्थान में आपका सेट है, वेल, तो यहाँ से जो एनर्जी है ये आप असम में भेज सकते हो. एंड इसके लिए जो आपका इंटरस्टेट ट्रांसमिशन जो चार्जेस होंगे वहाँ से आपको मिलेगा एग्जेम्पशन 25 साल के लिए. अगर आपका फैसिलिटी 2025 जून तक कमीशन कर दिया जाए तो आपने कोई प्रोडक्शन हाउस बनाया है 2025 जून से पहले, तो फिर आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो फॉर अ 25 ईयर्स कोर्स. सो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस से आपको कर दिया जाएगा फ्री 25 साल के लिए. वेल, प्रोडक्शन टारगेट भी रखा जाएगा जो कि बढ़ाया गया है. एक्चुअली 1 मिलियन टन हुआ करता बाय 2023, इसको 5 मिलियन टन कर दिया गया है जो प्रोडक्शन टारगेट है. ऑफकोर्स ये भी ऑलरेडी बताया है मैंने पहले स्लाइड में, जो हमारा लास्ट स्लाइड था. फर्दर इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर प्रोड्यूसर टू बैंक एनी सरप्लस एनर्जी. मान लीजिए आप कोई भी आप प्रोड्यूसर हो एंड आप सरप्लस एनर्जी जनरेट करते हो, तो आप अपना जो सरप्लस एनर्जी है उसको कर सकते हो स्टोर, बैंक कर सकते हो. वेल, बैंक में क्या किया जाता है, कैश को स्टोर किया जाता है, बट देन यहाँ पे आप कैश नहीं, आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है आप इसको स्टोर कर सकते हो. जो आप जो सरप्लस है इसको आप स्टोर कर सकते हो. ये कहाँ पे आप स्टोर करोगे, वेल, बैंक तो बनाया नहीं जाएगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है जो डिस्कॉम्स है उनके पास आप कर सकते हो स्टोर फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज. एंड फिर इसको आप जब मर्जी जब आपको ज़रूरत होगा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. Discoms may also procure renewable energy to supply green hydrogen producers, but will be required to do so at a concessional rate. Well, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है डिस्कॉम्स है वो भी परचेज कर सकेंगे, बट देन जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर को तो उनको कंसेशनल रेट पर ही वो सप्लाई करना पड़ेगा. To ensure ease of doing business, a single portal for carrying out all the activities, including statutory clearances in a time-bound manner, will be set up by Ministry of New and Renewable Energy. Well, तो इसके इन सब के लिए जो ease of doing business इसको इंश्योर करने के लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत. दीज आर द मेजर प्रोविजंस जो इस पॉलिसी में रहा है. सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ऑफकोर्स जो इंडिया का INDCA अगर अचीव करना चाहते हैं इंडिया, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसमें हमें बूस्ट करना ज़रूरी है. एंड ऑफकोर्स इसके लिए सोलर पावर की तरफ हमें देखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ग्रीन हाइड्रोजन जो है एनर्जी स्टोरेज ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है, तो आप अपना जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया है कि जो अपना एक्सेस एनर्जी इसको आप कर सकते हो बैंक विद द डिस्कॉम, एंड जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. सो एनर्जी लॉसेस जो है इसको भी काफ़ी ज़्यादा मिटिगेट किया जा सकता है. हाइड्रोजन हैज़ अ पोटेंशियल टू की एज अ रिन्यूएबल सोर्स एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. मोर ओवर इंपॉर्टेंट बात जो ये है, ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जहाँ पे आपका वेस्ट जनरेट नहीं होगा. सो अगर आप वेस्ट जनरेट नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपके लिए एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से एज वेल एज इकोनॉमिक वायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी हो जाता है इंपॉर्टेंट. In terms of mobility for long distance mobilization or either urban freight movement within the cities or the states of a passenger, green hydrogen can be used in railway, large ship, buses and trucks. So जो mobility के बारे में बात है ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. So these are all the significance. Well, again काफ़ी important है, particularly मेन्स पर्सपेक्टिव से रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कॉस्ट डाउन करने का. सो वी शुड टैप ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, पर्टिकुलर सिनेरियो. हाइड्रोजन नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज अ complementary to all the alternative energy rather than contemplating it as an ultimate and standalone solution. Well, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. It cannot be a standalone solution, but it is complementary to the other renewable energy sources. So हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पे फोकस करना है, होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए हमें बाकी एनर्जी सोर्सेज को भी डेवलप करना है. एंड हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी शुड बी अ कम्प्लीमेंट्री टू दोज अप्रोचेस. वेल, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट देन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा. सोलर वेस्ट हैंडलिंग इन इंडिया. सबसे पहली बात देखिए, आप अभी तक पढ़ रहे थे कि जो सोलर एनर्जी है ये एक क्लीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है. यहाँ पे कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात हुआ नहीं है. बट देन देखिए कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन ये है कि इंडिया का जो सोलर प्रोग्राम है काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है. करीब 60 गीगावाट का हमने एक टारगेट रखा था. हमारा जो INDC था 2014 में जो हमने
INDC डिक्लेयर किया था। 175 गीगावाट का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हमने रखा हुआ था, जिनमें से जो ब्रेकअप है 5 गीगावाट फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, बायोमास से 10 गीगावाट का, रूफटॉप सोलर से हम 60 गीगावाट का, देन 60 गीगावाट फ्रॉम विंड पावर एंड 60 गीगावाट फ्रॉम फोटोवोल्टाइक। सो टोटल 60 प्लस 60 100 गीगावाट का हम सोलर अप्लायंसेस से हम जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। तो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। वेल, अच्छी बात है, बट देन प्रॉब्लम ये है, अकॉर्डिंग टू a report published by National Solar Energy Federation of India, India could generate over 34,600 tons of cumulative solar waste by the year of 2030। तो सोलर वेस्ट क्या है, देखिए आप ये जो अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, ये इनका एक शेल्फ लाइफ होगा, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगे। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये कुछ सिनेरियो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि करंटली ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम इन फोटोवोल्टाइक्स को रीयूज़ कर सकें, या फिर ऐसा कोई लॉ फिलहाल नहीं है रेगुलेट करने के लिए कि किस तरह से इनको डंप किया जाएगा। तो हो सकता है अभी जो प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है, आने वाले 15-20 सालों में ये एक मेजर प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे सामने आ जाए। सो एक प्रोएक्टिव तरीके से यहाँ पे ये रिपोर्ट में ये रखा गया है। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू मैनेज आवर सोलर वेस्ट इन अ होलिस्टिक मैनर अलॉन्ग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीगल बैकअप। वेल देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या यहाँ पर हम सोलर वेस्ट को किस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर क्या हमारा अभी तक का अप्रोच रहा है। सो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब भी आप बात करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे आप, तो आपका ये एक एस्पेक्ट है जो आप एज अ प्रॉब्लम आप पुट कर सकते हो। वेल देन ऑफ कोर्स सोल्यूशन हैज़ टू बी देयर। So solar waste, these are the electronic waste generated by the discarded solar panel. They are sold as scrap in the country। Well, ये आपने देखा है कि रद्दी के भाव में बिकते हैं जो शेल्फ लाइफ ख़त्म होने के बाद। It can increase to 4.5 टाइम in the next decade। So of course आप को मैंने बताया है कि अभी जो प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है, हो सकता है नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम हो जाए लैंडफिल डिग्रेडेशन को लेकर, सॉयल पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स यूज़ किए जाते हैं जो सॉयल में जाने के बाद सॉयल को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। एंड ऑफ कोर्स एंड जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है अगेन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। सो इनके चलते जो अगले आने वाले करीब करीब एक डिकेड में ये जो वेस्ट है 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। वेल, यहाँ पे अगेन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। 4 ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन या फिर कौन से ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, आप मुझे आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो जो ऑप्शन है, एनटीपीसी सिमहाद्री जो है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। वाडला सोलर पार्क जो है इंडिया वर्ल्ड में एक्चुअली लार्जेस्ट सोलर प्लांट है एज ऑफ मार्च 2020। दीव जो है इट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रन कम्प्लीटली ऑन सोलर एनर्जी ड्यूरिंग द डे टाइम। कोचिन एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर रन एयरपोर्ट। सो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा या फिर कौन से ऑप्शंस करेक्ट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेल, बेसिक अगर आपको पता होगा फोटोवोल्टाइक्स किस तरह से काम करते हैं, सोलर एनर्जी आके यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है इनको स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो के चलते यहीं से हम पावर जनरेट करते हैं, एंड जो आप पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्रिएट होता है वहीं से आप पावर जनरेट करते हो। सो दिस बेसिक बेसिक जो फिजिक्स है यहाँ पे। वेल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट देन जो रिपोर्ट है ये क्या कहती है, सी इट इज़ पॉसिबल कि इंडिया जो है अगले आने वाले डिकेड में काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोलर पैनल को लेकर प्रॉब्लम फेस करने वाला है। इनका जब डिस्कार्डिंग स्टार्ट होगा, जब इनका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगा, सोलर वेस्ट जो है इट विल एंड अप बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ वेस्ट इन द लैंडफिल सून। अब ये सारा रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है। वेल, रिपोर्ट का आप नाम याद रख लीजिएगा, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। वेल, सोलर वेस्ट विल एंड अप बीइंग द मोस्ट प्रिवेलेंट वेस्ट। एंड देन फोटोवोल्टाइक्स जो है यहाँ से देखिए इसका अगर आप बात करें तो एनर्जी कितना जनरेट कर रही है, करीब करीब 3% के आसपास, बट देन इट कंज्यूम्स वर्ल्ड्स 40% ऑफ टेल्यूरियम जो एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्चुअली, कंपोनेंट है सोलर पैनल बनाने के लिए। 15% ऑफ वर्ल्ड सिल्वर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं,
एंड कई सारे ऐसे मेटलिक मिनरल्स यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। वेल द रिकवरेबल वैल्यू जो है, आप क्योंकि अभी इसको रद्दी के भाव में बेच रहे हो, बट देन जो रिकवर करने लायक जो वैल्यू है, जो इकॉनमी है, आप यहाँ पे इसको अगर समझते हैं तो करीब करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर का ऐसे वेस्ट जो है ये जनरेट होगा, जो आप रिकवर कर सकते हो बाय द ईयर 2050, विच वुड बी इनफ टू पावर 630 गीगावाट टू विद 2 बिलियन सोलर पैनल। सो अगेन रीयूज या फिर रिसाइकलिंग का जो इकोनॉमी है, अगर आप इसको समझते हो, रिसाइकलिंग करने से आपका वायबिलिटी, आपका फिजिबिलिटी, या फिर आपका, आप कह सकते हो आपका जो इकोनॉमिक जो बेनिफिट होगा वो करीब करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर का होगा बाय द ईयर 2050। एंड विद दैट आप और भी करीब करीब 2 बिलियन सोलर पैनल बना सकते हो, जिसका क्यूमुलेटिव पावर जनरेशन कैपेसिटी 630 गीगावाट का होगा। वेल सो इसके चलते आप एक सोलर पैनल का रीसाइकलिंग बिजनेस मॉड्यूल भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। सो अगेन बाकी रिलेटेड देखिए, अगेन इसको आप लिंक कर सकते हो, जो सोलर वेस्ट है इसका जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हेल्थ हैज़र्ड, इनसे आप लिंक कर सकते हो। अगर आप पॉजिटिव्स के बारे में बात करो तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में बात कर सकते हो। आप कह सकते हो कि करीब करीब 15 बिलियन यूएस डॉलर का हम रेवेन्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं बाई ईयर 2050। आप कह सकते हो 630 एडिशनल गीगावाट का पावर हम यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। सो दीज आर दी पॉजिटिव साइड्स अगर बात करेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स है इनका, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अगेन अपने आंसर में। दूसरे कंट्रीज़ वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को? वेल देखिए, सिंपल सा फंडा, यूरोपियन यूनियन जो है इनका डायरेक्टिव है वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एक डायरेक्टिव इन्होंने रखा गया है। बेसिकली सिंपल है, अगेन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसा ही है। इट इम्पोजेज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑन द मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हु इंट्रोड्यूस और इंस्टॉल सच इक्विपमेंट। मान लीजिए कोई भी कंपनी है XYZ एंड वो कंपनी कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मान लीजिए कोई भी एक डिश टीवी या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो इंस्टॉल कर रहे हैं। सो इट इज़ दी लाइबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी टू जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन वेस्ट को आप कलेक्ट कीजिए एंड डिस्पोज कीजिए। वेल इट इम्पोज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर the disposable of waste on the manufacturer distributor who introduce or install such equipment for the first time। well यहाँ पे पॉइंट जो है ये रिपीट हो गया है, बट देन यहाँ पे कुछ पीनल प्रोविजन भी रखा गया है बाय द यूरोपियन यूनियन, कुछ मॉनेटरी पीनल प्रोविजन रखा गया है। यूएसए के पास देखिए एज सच जो फेडरल गवर्नमेंट है इनके पास ऐसा कोई रेगुलेशन फिलहाल नहीं है, बट देन कुछ स्टेट्स है जैसे कैलिफोर्निया हो गया या फिर वाशिंगटन हो गया, इनका अपना डायरेक्टिव है, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडियन पर्सपेक्टिव में हम बात करते हैं, सिमिलर टाइप का इनका भी एक अरेंजमेंट रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ये क्या करते हैं, नेशनल प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप इन्वेस्टमेंट फंड, द फेडरल गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ एक्नॉलेज्ड द कंसर्न एंड अनाउंस्ड 2 million यूएस डॉलर ग्रांट as a part of National Product Stewardship Investment Fund to develop and implement industry-led product stewardship scheme for photovoltaic system। well तो जो इंडस्ट्रीज़ है उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, एंड इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टीवर्डशिप प्रोग्राम जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम है इसको इंडस्ट्री के ऊपर रखा जाता है कि आप इसको कीजिए। तो इसके जो रिसाइकलिंग का काम है ये आप देखिए, जो प्रोडक्ट है इनको कलेक्ट करना एंड जो वेस्ट जनरेट होता है उनको आप रिसाइकल करना, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, एंड फॉर दैट दे हैव इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 2 million यूएस डॉलर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट अंडर द नेशनल प्रोडक्ट स्टीवर्डशिप इन्वेस्टमेंट फंड। रिकमेंडेशन क्या रखा गया है देखिए इस रिपोर्ट के अंतर्गत, एक पहले तो सबसे पहली बात है, एक स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट लॉ होना चाहिए, लाइक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा। इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है जहाँ पे आप देखिए देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एनर्जी एंड वेस्ट सेक्टर टू एफिशिएंटली हैंडल द रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट। ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल डिस्पोजल रिसाइकलिंग होना ज़रूरी है। द सोलर वेस्ट कुड बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो है सेकी के द्वारा, डिस्कॉम के द्वारा जो रखा जाता है। यहाँ पे आप जो डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग का एक क्लॉज वहाँ पे डाल सकते हैं, एक प्रोविजन आप वहाँ पे रख सकते हैं। बट देन अगेन इसका एक नेगेटिव साइड है, जो डिस्कॉम से या फिर से किए ऑलरेडी वो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के चलते डिस्ट्रेस है डेफिनेटली, बट देन अगर आप एडिशनल इम्पोज लगाओगे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रेस और ज़्यादा देखने को मिले, बट देन दैट इज़ जस्ट पर्सपेक्टिव, ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। बैन ऑन लैंडफिल्स, वेल लीगल सैंक्शंस लगाने ज़रूरी हैं
बिजनेस इंसेंटिव्स लाइक न्यू बिजनेस मॉडल्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो आपका एनर्जी सेक्टर है इसको आप वेस्ट सेक्टर के साथ कनेक्ट कीजिए, तो जो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर है इन दोनों को आप साथ में लाकर बिजनेस न्यू मॉडल्स जनरेट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इंसेंटिव्स और इशू ऑफ ग्रीन सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइडेड टू एनकरेज रिसाइकलिंग इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट मोर। सो एनर्जी प्रोड्यूसर एंड जो वेस्ट रिसाइकलर है उनको आप सेम प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। एंड ऑफ कोर्स R&D इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस तरह से आप इनको रिसाइकल कर पाएंगे। वेल, लास्ट न्यूज़ होगा आज के लिए ज्योग्राफी सेशन का। पाक बे डुगोंग रिजर्व एस्टेब्लिश किया जाएगा। डुगोंग जो है सी काओ के नाम से आप इसको जानते हो, अक्सर ये न्यूज़ में रहता है एंड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कंजर्वेशन स्टेटस आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, ये जो है सी काओ ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। पहले तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी कम नंबर में ये बचे हुए हैं इंडिया में। सिलेक्टेड एरिया में गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है, पाक बे हो गया या गल्फ़ ऑफ कच्छ हो गया, अंडमान एंड निकोबार, यही 4 जगह है जहाँ पे ये मिलते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन वेल ये पार्ट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन यू शुड नो दैट इसका जो कॉमन नेम है ये सी काव है एंड ये पाक बे में इसके लिए एक रिजर्व बनाया जा रहा है 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में विद एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 5 करोड़ फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। सो इट इज़ अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कहाँ पे हो रहा है देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तमिलनाडु बिगिंस वर्क इन ऑन इंडियाज फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन पाक बे। सो पाक बे में इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देख लो डुगोंग जो है ये कहाँ पे मिलता है। ये मिलेगा आपको कच्छ रीजन में, अंडमान निकोबार, पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार। वेल, डुगोंग जो है सी काव, इट इज़ वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग स्पीशीज इन द ऑर्डर सिरेनिया। इट इज़ अ ऑर्डर दैट बिलोंग्स टू द क्लास मेमेलिया। वेल, नॉट रिक्वायर्ड। 4 प्रजाति हैं इस ऑर्डर के अंतर्गत जो फिलहाल अभी जिंदा हैं। 4 में से एक है डुगोंग। साइंटिफिक नेम है डुगोंग। डुगोंग जो है दिस साइंटिफिक नेम, वेल दिस इज एक्सक्लूसिवली मैरीन, समंदर में ही पाया जाता है। एंड इंडिया में करीब करीब आपका जो इसका प्रजाति है करीब 150 के आसपास अभी करीब बचे हुए हैं, 200 के आसपास बचे हुए हैं, 200 से 250। इनमें से 150 जो है वो आपको गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे इस एरिया में मिलेगा। सो इसी के चलते यहाँ पे एक रिजर्व सेटअप करने के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेल, लक्षद्वीप में पाए जाते थे बट देन लक्षद्वीप में अभी ये लोकली एक्सटिंक्ट माने जा चुके हैं। वेल, सो यहाँ से वाइप आउट हो चुके हैं। लक्षद्वीप जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ से ये हो चुके हैं वाइप्ड आउट। वेल, लास्ट न्यूज़ आपके लिए। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ से क्या देखिए इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन स्टेटस आप याद रख सकते हैं, या फिर जो इसका प्रजाति है, पॉपुलेशन ये कहाँ पे मिल रहे हैं ये आप याद रख सकते हैं। वेल, सरिस्का टाइगर रिजर्व, दिस परहैप्स दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर टुडे। वेल, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए न्यूज़ में रहा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सबसे पहले तो ये कहाँ पे मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये राजस्थान में। राजस्थान जो है कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका ये सरिस्का हो गया, या फिर जो तालचापर हो गया एरिया, माउंट आबू हो गया, ये सारे जो, या फिर रणथंबोर मान लीजिए, ये सारे जो एरियाज़ है ना ये बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है इन एरिया में आपको मिल जाते हैं। वेल, सरिस्का टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि रिसेंट पीरियड में सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो टाइगर का काउंटिंग है, नंबर है, उसमें कुछ इजाफा देखा गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। जानेंगे यहाँ पे बेसिकली। देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राइज इन नंबर देखा गया है, इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि 2020 में जो हैबिटेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लाया गया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट ये एक मेजर एक इशू रहा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, एक मेजर प्रॉब्लम रहा है। तो 2020 जून महीने में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हैबिटेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को। एंड बेसिकली इसी के चलते जो एरिया है यहाँ पे टाइगर इंक्रीज हुआ है। करेंटली करीब करीब 25 टाइगर यहाँ पे मौजूद है। वेल, 2008 में रणथंबोर नेशनल पार्क से यहाँ पे टाइगर को रिलोकेट किया गया था। वेल, रणथंबोर पार्क से क्यों क्रिएट किया गया था, देखिए रणथंबोर पार्क में जो टाइगर है ना ये एक्सटिंक्ट हो रहे थे। एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे थे, क्या वहाँ पर पोचिंग हो रहा था, क्या वहाँ पर कोई इलीगल ट्रेड चल रहा था? वेल नहीं, देखिए जो रीज़न है ना वो है नेचुरल इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चलते। वेल, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि टाइगर जो है वो डिप्रेशन में चला गया, हाँ उदास हो गए। नो, देखिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कंसेप्ट वो नहीं है। इनब्रीडिंग क्या है, सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए
जो जो दो ग्रुप है, से फॉर एग्जांपल ए जो प्रजाति है, एक ही सेम प्रजाति के दो अलग अलग वैरायटीज़ है, अब इन्हीं के बीच में आपस में रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो ऐसे में क्या होगा, इनके बीच में इस टाइप की रिप्रोडक्शन को सबसे पहले तो हम इनब्रीडिंग कहेंगे। सो ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स फॉर मैनी जनरेशंस, तो इसको हम कहेंगे इनब्रीडिंग। क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन होगा, मेटिंग होगा, तो इसको हम कहेंगे इनब्रीडिंग, है ना। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, देखिए इनब्रीडिंग के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से दूसरे किसी डिस्टेंट वैरायटी के साथ इनका प्रजनन नहीं हो रहा है, मेटिंग नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो जो जेनेटिक्स है, इनका जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, या फिर आप कह सकते हैं इनका जो जीन कॉम्पोजिशन है, वो कहीं ना कहीं अनचेंज्ड रहेगा, या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंज होगा, मोर और लेस आप इसको अनचेंज्ड कह सकते हो। सो अगर आपका जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, तो ऐसे में जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है इन इंडिविजुअल्स का, ये इन अ लॉन्ग रन से आफ्टर 10 जनरेशन इनका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है ये कम हो जाएगा। सो इसी को कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिडक्शन इन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। जब भी कोई इंडिविजुअल फर्टिलाइज ना कर पाए बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिप्रोडक्शन विद इन दी सेम वेराइटी और क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज़, सो ऐसे में इसको कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो दिस हैज़ बीन द रीज़न जिसकी वजह से रणथंबोर नेशनल पार्क में टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहे थे, तो इसी के चलते टाइगर को रिलोकेट किया गया था सरिस्का में, एंड रिसेंटली यहाँ पे इनका नंबर इंक्रीज होते हुए देखा गया है। टाइगर के बारे में कुछ बेसिक्स है, देखिए IUCN रेड लिस्ट में इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंतर्गत रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। करीब करीब इंडिया जो है 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन जो है इंडिया में पाया जाता है। करंटली 2967 नंबर्स ऑफ टाइगर्स जो है यहाँ पे मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स रॉयल बंगाल टाइगर भी जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर पाया जाता है 526, फॉलोड बाय कर्नाटक एंड उत्तराखंड। सो दीज आर ऑल अबाउट द स्टेटस ऑफ टाइगर अ बिट मोर। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 का जो थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, दिस वाज द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल टाइगर डे। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। वेल, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस टुडेज वीडियो सेशन। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसे थे जो आप एग्ज़ाम में मेंस पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कर सकते हो मुझे कॉन्टैक्ट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।